चैप्टर 2। बचपन में लगभग 7 वर्ष का रहा होगा जब मेरे पिता राजस्थानी दरबार के सदस्य बनने के लिए पोरबंदर से राजकोट चले गए। वहां मुझे एक प्राथमिक विद्यालय में रखा गया था और मैं उन दिनों को अच्छी तरह से याद कर सकता हूं, जिसमें मुझे पढ़ाने वाले शिक्षकों के नाम और अन्य विवरण शामिल हैं। जैसे पोरबंदर में, वैसे ही यहाँ मेरी पढ़ाई के बारे में ध्यान देने योग्य कुछ भी नहीं है। मैं केवल एक औसत दर्जे का छात्र हो सकता था। इस स्कूल से मैं उपनगरीय स्कूल गया और वहाँ से हाई स्कूल गया। पहले ही अपने 12वें वर्ष में पहुँच चुका था। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी झूठ बोला था। इस छोटी सी अवधि के दौरान न तो अपने शिक्षकों से, अपने स्कूल के साथियों से मैं बहुत शर्मीला हुआ करता था और सभी संगति से बचता था। मेरी किताबें और मेरे पाठ मेरे एकमात्र साथी थे। समय के साथ स्कूल में होना और स्कूल बंद होते ही घर वापस भाग जाना, यही मेरी रोज की आदत थी। मैं सचमुच वापस भागा क्योंकि मैं किसी से बात करने के लिए सहन नहीं कर सकता था। मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं कोई मुझ पर मजाक न कर दे। एक घटना है जो हाई स्कूल में मेरे प्रथम वर्ष के दौरान परीक्षा में हुई और जो रिकॉर्ड करने लायक है। शिक्षा निरीक्षक श्री जाइल्स निरीक्षण के दौरे पर आए थे। उन्होंने हमें वर्तनी अभ्यास के रूप में लिखने के लिए 5 शब्द निर्धारित किए थे। उनमें से एक शब्द था केटल। मैंने इसे गलत लिखा था। शिक्षक ने मुझे अपने बूट की नोक से संकेत देने की कोशिश की, लेकिन मुझे संकेत नहीं दिया गया। यह देखना मेरे लिए परे था कि वह चाहते थे कि मैं अपनी पड़ोसी के स्लेट से वर्तनी की नकल करूं, क्योंकि मैंने सोचा था कि नकल के खिलाफ हमारी निगरानी करने के लिए शिक्षक हैं। नतीजा यह हुआ कि मुझे छोड़कर सभी लड़कों ने हर शब्द की सही वर्तनी की। केवल मैं मूर्ख था। शिक्षक ने बाद में इस मूर्खता को मेरे घर लाने की कोशिश की, लेकिन प्रभाव के बिना मैं नकल करने की कला कभी नहीं सीख सका। फिर भी इस घटना ने मेरे शिक्षक के प्रति मेरे सम्मान को कम नहीं किया। मैं स्वभाव से बड़ों के दोषों के प्रति अंधा था। बाद में मुझे इस शिक्षक की और भी कई कमियों के बारे में पता चला, लेकिन उनके प्रति मेरा सम्मान वही रहा, क्योंकि मैंने बड़ों की आज्ञा का पालन करना सीखा था, न कि उनके कार्यों को स्कैन करना। इसी अवधि की 2 अन्य घटनाएं हमेशा मेरी स्मृति में रही हैं। एक नियम के रूप में मुझे अपनी स्कूल की किताबों से परे किसी भी पढ़ने के लिए अरुचि थी। दैनिक पाठ करना पड़ता था, क्योंकि मुझे अपने शिक्षक द्वारा कार्य करने के लिए उतना ही नापसंद किया जाता था जितना कि मुझे उसे धोखा देना पसंद नहीं था। इसलिए मैं पाठ करता, लेकिन अक्सर उनमें मेरे मन के बिना। इस प्रकार जब पाठ भी ठीक से नहीं किया जा सकता था, तो निश्चित रूप से किसी अतिरिक्त पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन किसी तरह मेरी नजर अपने पिता द्वारा खरीदी गई एक किताब पर पड़ी। यह श्रवण पितृभक्ति नाटक था। श्रवण की अपने माता पिता के प्रति समर्पण के बारे में एक नाटक डंडा। मैंने इसे गहन रुचि के साथ पढ़ा। लगभग उसी समय हमारे यहाँ घूमने वाले शोमैन आए। मुझे दिखाया गया एक चित्र श्रावण का था, जो अपने कंधों के लिए लगे गुलेल के माध्यम से अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। किताब और तस्वीर ने मेरे दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। मैंने अपने आप से कहा, यहाँ एक उदाहरण है जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। श्रवण की मृत्यु पर माता पिता का व्यथित विलाप आज भी मेरी स्मृति में ताजा है। पिघलती हुई धुन ने मुझे गहराई से हिला दिया और मैंने इसे एक संगीत कार्यक्रम में बजाया, जिसे मेरे पिता ने मेरे लिए खरीदा था। ऐसी ही एक घटना एक अन्य नाटक से जुड़ी हुई थी। लगभग इसी समय मैंने अपने पिता की अनुमति प्राप्त की थी कि मैं एक निश्चित नाटकीय कंपनी द्वारा प्रस्तुत एक नाटक को देख सकूं। इस नाटक हरिश्चंद्र ने मेरा दिल जीत लिया। मैं इसे देखकर कभी नहीं थक सकता था, लेकिन मुझे कितनी बार जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, इसने मुझे प्रेतवादित किया और मैंने बिना किसी संख्या के हरिश्चंद्र को अपने आप में अभिनय किया होगा। हरिश्चंद्र की तरह सभी सच्चे क्यों न हो, यह सवाल मैंने दिन रात खुद से पूछा था। सत्य का अनुसरण करना और हरिश्चंद्र को जिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, उन सभी से गुजरना ही एक ऐसा आदर्श था जिसने मुझे प्रेरित किया। मैं सचमुच हरिश्चंद्र की कहानी में विश्वास करता था। यह सब सोचकर मुझे अक्सर रोना आता था। मेरी समझ आज मुझे बताती है कि हरिश्चंद्र ऐतिहासिक चरित्र नहीं हो सकते थे।
फिर भी हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों मेरे लिए जीवित वास्तविकताएं हैं और मुझे यकीन है कि मुझे पहले की तरह स्थानांतरित होना चाहिए यदि मैं आज उन नाटकों को फिर से पढ़ूं। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।